हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार बने हुए हैं। और पिछली कक्षाओं में आपने देखा होगा कि कैसे हम भूगोल विषय को धीरे धीरे 5वीं यूनिट तक पहुंचा चुके हैं, और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल लगातार रहा है। और आने वाली क्लासेस में भी मुझे उम्मीद है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाए। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर का या बीए फर्स्ट ईयर के फिफ्थ यूनिट का बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फिफ्थ यूनिट का एक टॉपिक है हीट बजट, जिसको हम उष्मा बजट के नाम से भी जानते हैं। उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने देखा कि इंसुलेशन क्या होता है, कि सूर्य से उष्मा आती है पृथ्वी पर और किस प्रकार से आती है। ये सारी बातें आप जान चुके हैं पिछली कक्षाओं में। साथ ही साथ इंसुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी आप जान चुके हैं। उसी के क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं कि वो जो सूर्य से उष्मा आती है, सूर्य से जो पृथ्वी पर उष्मा आती है, उसका पृथ्वी किस प्रकार से संतुलन करती है। क्योंकि पृथ्वी अंदर से भी गर्म है और लगातार सूरज के तरफ से भी हमें उष्मा प्राप्त हो रही है। तो आपके दिमाग में ये चीजें चल सकती हैं कि इतने जगह से हम उष्मा पा रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी अब तक तो गर्म होकर के पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी को जो भी उष्मा प्राप्त होती है, वो उसका इस प्रकार से उपयोग करती है, इस प्रकार से संतुलन बैठाती है कि वो काफी अच्छा होता है। अब जैसे आप भी देखते होंगे अपने साथ कि जब आपको पैसे मिलते हैं तो आप उसको अच्छा खासा एक बजट बनाते हैं, बजट तैयार करते हैं कि इसको हमको स्कूल में जमा करना है, इसको हमको दोस्तों के साथ पार्टी करना है, इसकी हमें किताबें खरीदनी है। इस सारी चीजों में आप अपने आप को उस बजट उसका बजट बनाते हैं। उसी प्रकार से जो उष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है, उसका भी पृथ्वी एक प्राकृतिक तौर पर एक बजट तैयार करती है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है, मतलब हम चाह करके भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये कार्य एकदम प्रकृति के द्वारा की जाती है। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है उष्मा बजट। तो दोस्तों, पृथ्वी अपने औसत तापमान को स्थिर रखने के लिए जिस अनुपात में सूर्य से उष्मा प्राप्त करती है, उसी अनुपात में उसे बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर देती है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमारी पृथ्वी को एक तापमान प्राप्त होता है, लेकिन पृथ्वी अपने तापमान को स्थिर रखना चाहती है। क्या करना चाहती है? स्थिर रखना चाहती है। तो वो जितनी भी उष्मा सूर्य से ग्रहण करती है, उसको उसी ही मात्रा में, उसी ही अनुपात में बाहर वापस निष्कासित कर देती है। लघु तरंग और दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा उष्मा के इसी अवशोषण और निष्कासन को उष्मा बजट कहते हैं। हमें ये चीज समझना होगा कि लघु तरंग और उस दीर्घ तरंग क्या है। लघु तरंग और दीर्घ तरंग क्या है, वो चीजें अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से लघु तरंग के माध्यम से प्राप्त करती है। यानी कि जो सूर्य से उष्मा आ रही है पृथ्वी पर, वो लघु तरंगों के रूप में आती है। वो लघु तरंगों के रूप में आती है। पृथ्वी सूर्य से उत्सर्जित समस्त ऊर्जा का मात्र मात्र आधा अरबवा भाग ही प्राप्त करती है। आधा अरबवा भाग ही प्राप्त कर पाती है। इस उष्मा ऊर्जा को 100% भाग माना जाता है। पृथ्वी की वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाली सकल सौर ऊर्जा का 35% भाग परावर्तन और प्रकीर्णन के द्वारा अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। हम ये चीज समझते हैं एक बार कि ये लघु तरंग और दीर्घ तरंग क्या है। ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, और ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पे कोई डिबेट मत करना कि मैंने पृथ्वी को बड़ा बनाया है और सन को छोटा बनाया है। ये बस आपको समझाने के लिए बनाया गया है, तो इस पे डिबेट मत करने शुरू हो जाना। अभी इसको समझते हैं कि इस किस प्रकार से सूरज से उष्मा पृथ्वी पर आती है। वो आती है लघु तरंगों के रूप में। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है, और बहुत ही कम यूनिट में आती है, बहुत ही कम यूनिट में। वैसे तो सूर्य जो है वो उष्मा का कई बिलियन वो निष्कासित करता है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर वो बहुत ही कम मात्रा में आती है। और इसका हमारी पृथ्वी क्या करती है? हमारी पृथ्वी इसको
उसी मात्रा में हमारी पृथ्वी इसको दीर्घ तरंगों के रूप में निष्कासित कर देती है, दीर्घ तरंगों के रूप में निष्कासित कर देती है, दीर्घ तरंगों के रूप में निष्कासित कर देती है, दीर्घ तरंगों के रूप में निष्कासित कर देती है। उम्मीद है कि आपने ये चीज समझा होगा। अब अगर हम बात करें तो इस 35% विकर्ण ऊर्जा में से इसका एक अच्छा खासा एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कुछ देर बाद कि किस प्रकार से कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है और वो किस प्रकार से कितने प्रतिशत भाग में वापस रिटर्न करती है। वो चीजें अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, लेकिन अभी जानते हैं कि सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद पृथ्वी भी ऊष्मा का विकिरण करना प्रारंभ कर देती है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, जिससे धरातल पर ऊष्मा का लगातार लगातार संचयन ना हो सके। यानी कि अगर वो वापस नहीं लौट आएगी तो वो लगातार ऊष्मा पृथ्वी पर एकत्र होता रहेगा, तो वो एकत्र होना पृथ्वी के लिए हानिकारक है। इसीलिए पृथ्वी उसको जैसे ही प्राप्त करती है उसको ही थोड़ी देर बाद वापस रिटर्न कर देती है। सूर्य के विपरीत पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में होता है। इसे प्रभावी विकिरण भी कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि किस प्रकार से दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी वापस सूर्य से आई हुई ऊष्मा को निष्कासित करती है। इसी पार्थिव विकिरण से वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है। अब निचला भाग कौन सा है? निचला भाग जो है वो गर्म हो जाता है। निचला भाग कौन सा है? मैंने आपको समझाया था जब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचला भाग है। वायुमंडल की ऊष्मा बजट सौरिक ऊर्जा का 48% ही है। ये जो ऊष्मा बजट है उसको प्रतिशत के रूप में कैसे कैसे डिवाइड करना है वो चीजें अभी हम आपको समझाएंगे। इसमें से वायुमंडल सौर विकिरण की 14% ऊर्जा का प्रत्यक्ष अवशोषण कर लेता है। ये जो विकिरण आती है, विकिरण जो आती है सूर्य से, वायुमंडल सौर विकिरण की 14% का जो भाग है, मतलब जब आता है, मान लो जितने भी परसेंटेज में आ रहा है, तो आते वक्त ही 14% भाग वायुमंडल में एकत्र हो जाता है, वो पृथ्वी तक आने ही नहीं पाता है, ये 14% जो है। और शेष 34% पृथ्वी से होने वाले दीर्घ तरंग विकिरण से प्राप्त होता है। और वापस से जब वो दीर्घ तरंग जाती है तो शेष वो प्राप्त होता है। वो चीजें अभी इमेज के थ्रू जब हम आपको समझाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पृथ्वी द्वारा प्राप्त 51% भाग किसी न किसी रूप में वायुमंडल और अंतरिक्ष में वापस भेज दिया जाता है, ताकि पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो सामान्य रहे। अब अगर हम बात करें ऊष्मा का, जो 23% भाग धरातल से दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो पाता है, इसका 17% भाग अंतरिक्ष में चला जाता है। खैर, ये तो परसेंटेज की कुछ बातें हैं जो अभी आपके पल्ले नहीं पड़ रही होंगी। जब तक अभी आपको इमेज से नहीं समझाया जा सकेगा तब तक आपको ये चीजें नहीं समझ में आ सकेंगी। लेकिन उसके पहले भी हम ये देख लेते हैं कि अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन क्या है। जब लघु तरंग के रूप में उत्पन्न सूर्य विकिरण तथा दीर्घ तरंग, जो दीर्घ तरंग से बहिर्गामी है, जो दीर्घ तरंग से बहिर्गामी है के रूप में उत्पन्न होने वाली पार्थिव विकिरण के मध्य अंतर को शुद्ध विकिरण कहा जाता है। किसको शुद्ध विकिरण कहा जाता है? जो प्राप्त हमें लघु तरंग के रूप में हो रही है सूर्य से, और जो दीर्घ तरंग पृथ्वी के द्वारा निष्कासित हो रही है, उसके मध्य का जो अंतर होता है उसी को हम शुद्ध विकिरण कहते हैं। धरातल पर कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यय की गई ऊर्जा की अपेक्षा प्राप्त की गई ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि पार्थिव विकिरण के बहिर्गमन की तुलना में सौरिक विकिरण अधिक तेज गति से होता है। इसी कारण धरातल की सतह पर किसी स्थान पर ऊर्जा का आधिक्य हो जाता है तो किसी स्थान पर इसकी अल्पता हो जाती है। ये चीजें बहुत समझने लायक है कि कोई कोई स्थान ऐसी होती है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत
तेजी से गर्म हो जाती है, पर उस हिसाब से वापस वो भेज नहीं पाती है। तो यही कारण होता है कि कहीं कहीं पे ये जो सौर्य विकिरण का जो ऊष्मा है वो अधिक हो जाता है और कहीं कहीं नहीं हो पाता है। पृथ्वी को सौर्य विकिरण से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अनेक कारकों पर निर्भर करती है। इनमें से सबसे अधिक प्रभाव अक्षांश का पड़ता है। सबसे ज्यादा वो जो अक्षांशीय वितरण है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की, तो उष्णकटिबंध की अपेक्षा ध्रुवीय प्रदेशों को ऊर्जा की अपेक्षाकृत कम मात्रा प्राप्त होती है। अगर हम उष्णकटिबंधीय की तुलना में करें तो इसके ही विपरीत पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊर्जा के बहिर्गमन अक्षांश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन सौर्य से जो प्राप्त कर रही है, सौर्य से जो ऊष्मा वो प्राप्त कर रही है उसका अक्षांशों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन विकिरण का इसका मतलब जो वापस भेजने की क्रिया है उसका अक्षांश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर हम बात करें 35 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों की, तो इसके बीच जो प्रवेशी किरण है यानी कि जो प्राप्त ऊष्मा उसको मिल रही है और जो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण जिसको हम कह रहे हैं उससे अधिक होती है, जिस कारण से वहां पे ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो हम अपने ग्लोब में देखें 35 से 40 के बीच का जो क्षेत्र है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध का हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध का हो, वहां पर ऊष्मा बहुत ज्यादा प्राप्त होती है, लेकिन जितनी वो प्राप्त करती है उतनी वो वापस नहीं भेज पाती है। इसी वजह से उन स्थानों पर ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। अब अगर हम इसी के विपरीत की बात करें 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की, तो वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर स्थिति ऐसी है कि उन ध्रुवों के बीच नष्ट ऊष्मा प्राप्त ऊष्मा से अधिक हो जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र में ऊष्मा की कमी होने लगती है। जो ध्रुवों का क्षेत्र है वहां पर जो भेजने की ऊष्मा की क्रिया है, भेजने की जो रिटर्न करने की है वो अधिक होती है, पर प्राप्त बहुत कम होता है। इस कारण से वहां पर ज्यादा ठंडा होने का मौसम होता है। ऐसी स्थिति में अधिक ऊष्मा वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, जो कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की चीजें हैं, वो अभी हम आपको प्रेशर बेल्ट में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब अगर हम टिवार्था जो कि एक भूगोलवेत्ता है उनके अनुसार की बात करें, तो 75% ऊष्मा का स्थानांतरण पवनों के द्वारा होता है और शेष जो 25% भाग है वो महासागरीय जलधाराओं के द्वारा संपादित किया जाता है। ये चीजें आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे जब एटमॉस्फेयर प्रेशर हम आपको पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आने वाले कुछ क्लासेस में हम विंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि पवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे और प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उस टाइम पे ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर करा दी जाएंगी। अब चलिए बात करते हैं, जो कि मैं आपको कभी से कह रही थी कि आपको इमेज से समझ में आएगा, तो इमेज से अब समझने का टाइम आ चुका है। ये हमारा सूर्य है हमारा। तो इसका जो मेन काम होता है कि वो सूर्य से हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं पृथ्वी पर और वापस रिटर्न कर देते हैं। लेकिन इसको समझने की जरूरत है। ये 100% भाग हम सौर्य से प्राप्त कर रहे हैं, 100% हम प्राप्त कर रहे हैं। उसमें हमने 51% पूरा सरफेस तक आता है, 51% तक, लेकिन 14% ये बीच में ही ये 14% बीच में ही ये लटक जाता है। मतलब कोई ना कोई एटमॉस्फेयर का जो ये प्लेट पड़ते हैं, संरचना जो है कहीं ना कहीं ये उसी में वायुमंडल में ही रह जाता है 14%। और 27% भाग बादलों के बीच में चला जाता है, बादलों के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से ये प्राप्त होने की क्रिया हमने देखी। अब इसको हम वापस भेजने की क्रिया देखते हैं। तो इसका हम पहले तो सीधे हम 17% भाग वापस भेज चुके हैं। एक हम 14% वायुमंडल के रूप में और 2% हमने सतह पे ही
सतह पर ही भेज दिया है। सतह पर यहाँ से हम 51% लेते हैं और 2% हम वापस रिटर्न कर देते हैं। तो 14 और 2 17। तो हम पहले तो 17 ही हमने अंतरिक्ष में भेज दिया, 17 ही हमने अंतरिक्ष में भेज दिया। अब बात करें तो कुछ प्रतिशत भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है और कुछ संवहन के द्वारा, कुछ प्रतिशत संवहन के द्वारा। संवहन की क्रिया क्या होती है कि मान लो कोई स्थान पे, यहाँ पे मान लो कोई गर्म की क्षेत्र है, गर्म की क्षेत्र है, सतह है कोई गर्म, और यहाँ पे पवन आ रही है, तो पहले ये नीचे की पवन गर्म हो जाएगी, फिर ये पवन वापस दूसरे जगह जाएगी और इसकी जगह पे, खाली इस जगह पे ठंडी पवन आ करके उसको वापस से मतलब लगातार एक बार, मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे गर्माहट है, यहाँ पे पवन बह रही है जो कि ठंडी है, तो वो सरफेस की गर्माहट से गर्म हो जाएगी। सरफेस के मतलब उस तल की गर्माहट से वो पवन गर्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी, क्योंकि गर्म होकर के हवाएं जो है, गैसें जो है वो ऊपर उठती हैं। वो ऊपर उठेगी, फिर उसके स्थान पर कोई ठंडी पवन आएगी, कोई ठंडी गैसेज आएगी, फिर वो भी गर्म होगी, वापस ऊपर जाएगी। तो ये जो क्रिया है लगातार गर्माहट से फिर ऊपर जाना, ये क्रिया संवहन की होती है। तो संवहन की क्रिया से भी कुछ प्रतिशत ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। फिर कुछ प्रतिशत भाग गुप्त ऊष्मा के रूप में वापस चला जाता है। तो इस प्रकार से 48% भाग गुप्त कई सारे रूप में हमने वापस कर दिए हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि हम धीरे धीरे देखते हैं कि ऊष्मा हम जितना प्राप्त करते हैं उतना ही हम वापस भेज देते हैं गैस के माध्यम से, कभी बादल से हो करके। तो ये सारी एक क्रिया होती है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो आने वाली क्लासेस को लगातार देखिए और बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।